गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है शुक्र नीति सार। प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र के एक प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में शुक्र द्वारा रचित ग्रंथ शुक्र नीति अथवा शुक्र नीति सार का अपना एक विशेष महत्व है। यद्यपि इसके रचना काल के बारे में और इस ग्रंथ की विषय वस्तु के बारे में अकाट्य तार्किक सत्य नहीं है, किंतु विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो रिसर्च की गई है उसके आधार पर डॉक्टर गुस्टाव आपर्ट एवं बी के सरकार के अनुसार शुक्र नीति ईसा के बाद की 4वीं सदी की रचना है। अल्तेकर के अनुसार शुक्र नीति की रचना 9वीं सदी में प्रारंभ हुई, किंतु इसका अधिकांश भाग 11वीं व 12वीं सदी में पूरा हुआ और इसमें 14वीं सदी तक परिवर्तन होते रहे। केपी जायसवाल के अनुसार शुक्र नीति सार मूलतः 4वीं एवं 5वीं सदी की रचना है, किंतु इसे पुनः 17वीं सदी में दोहराया गया है। स्पष्ट है कि उपलब्ध शुक्र नीति सार ग्रंथ की रचना एवं लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया ही रही है। शुक्र नीति सार में मूल अध्याय 4 हैं। इसमें एक 5वां अध्याय खिल नीति के रूप में उपलब्ध है, जो वास्तव में परंपरा से प्राप्त प्रक्षिप्त अंश है। शुक्र नीति सार के एक श्लोक के अनुसार इस ग्रंथ में कुल 2200 श्लोक हैं, किंतु व्यवहार में इस ग्रंथ में इससे अधिक श्लोक उपलब्ध हैं। शुक्र नीति सार के प्रथम अध्याय में विद्याओं का विवरण दिया गया है और नीति शास्त्र को सर्वोत्तम विद्या बताया गया है। इसी अध्याय में राजाओं के 3 प्रकारों, राजाओं की दिनचर्या, उनके द्वारा घोषित होने योग्य कानून, उनकी सुरक्षा आदि पर भी विचार किया गया है और राजधानी नगर के निर्माण पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय अध्याय में युवराज उत्तराधिकार के नियमों, विभिन्न राजभृत्यों व अधिकारियों के विषय में सामग्री उपलब्ध है। तृतीय अध्याय में सामाजिक प्रकृति का नीति उपदेश कहा गया है। चतुर्थ अध्याय अत्यंत विस्तृत है। इसे 7 भागों में विभाजित किया गया है। इसके विभिन्न भागों में राजपद के महत्व, कोश, राष्ट्र, न्याय प्रशासन, दुर्ग, सैन्य प्रशासन, अंतर्राज्य राजनीति, अपराध एवं दंड आदि पर विस्तार से विचार किया गया है। शुक्र नीति सार मूलतः राजधर्म या राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है, किंतु इसकी संपूर्ण विषय वस्तु बहुआयामी है। प्राचीन भारतीय राजनीति के अन्य ग्रंथों की भांति इसका दृष्टिकोण सैद्धांतिक होने के स्थान पर व्यवहारिक अधिक है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार शुक्र नीति सार प्राचीन हिंदू सामाजिक व राजनीतिक परंपरा में लिखा गया एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें शासन के सभी विषयों पर विवेचन किया गया है और उन्हें संवारा एवं समृद्ध भी किया गया है। शुक्र नीति भी प्राचीन भारतीय राजतंत्र के अध्ययन के लिए बड़े काम की है। अन्य ग्रंथों के समान इसमें भी राज्य अथवा शासन तंत्र का सैद्धांतिक विवेचन नहीं किया गया है, परंतु इसमें शासन व्यवस्था का जैसा सांगोपांग विवरण है वैसा अर्थशास्त्र के बाद किसी अन्य ग्रंथ में नहीं है। न्याय की व्यवस्था का भी इसमें पूरा विवरण है। शुक्र नीति सार में वर्णित राजनीतिक विचार। शुक्र नीति सार में राजनीतिक विचारों को मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है। पहला है दंड नीति की श्रेष्ठता। शुक्र ने विद्याओं के 4 मूल विभाग बताए हैं: आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एवं दंड नीति। आन्वीक्षिकी में तर्कशास्त्र एवं वेदांत को सम्मिलित किया गया है। वार्ता में ब्याज, कृषि, वाणिज्य तथा गौपालन, पशुपालन इत्यादि को रखा गया है। त्रयी में 14 विद्याओं को स्वीकार किया गया है। ये है 4 वेद, 6 वेदांग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र एवं पुराण आदि। टीकाकार ब्रह्मशंकर मिश्र के अनुसार दंड नीति का अर्थ राजनीति। शुक्र का मत है कि राजा के लिए इसमें कोई भी एक विद्या अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसके लिए सभी विद्याओं का अपना अपना महत्व है। राजा को निरंतर अनेक शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता होती है। दंड नीति पर अधिक बल देने के कारण ही शुक्र नीति सार को दंड नीति प्रधान ग्रंथ भी माना जाता है।
अब सबसे पहले बात आती है शुक्र नीति सार की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। शुक्र ने वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था को मान्यता दी है, परंतु उन्होंने वर्ण का आधार जन्म के स्थान पर व्यक्ति के गुण एवं कर्म को माना है। यह वर्ण व्यवस्था की एक ऐसी उदार व्याख्या है जैसी आधुनिक युग में समाज सुधारक ऋषि दयानंद ने दी है। यह एक प्रगतिशील तथा आधुनिक दृष्टिकोण है जो वर्तमान युग में भी स्वीकार्य है। ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं। शुक्र ने 4 वर्णों के अतिरिक्त जाति व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। उन्होंने जातियों की उत्पत्ति मूलतः व्यवसायों पर आधारित मानी है। शुक्र के अनुसार जो ज्ञानवान, बुद्धिमान, विवेकी तथा देवताओं की उपासना में संलग्न रहता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो लोग वीर, पराक्रमी, साहसी हैं, जनता की रक्षा करते हैं, वे क्षत्रिय हैं। जो व्यवसाय, कृषि, लेन देन इत्यादि गतिविधियों में है वे वैश्य हैं। जो वर्ण इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य करते हैं वे शूद्र हैं। शुक्र ने वर्ण एवं जाति को मूलतः ऐसी सामाजिक संस्थाएं माना है जिनका महत्व विवाह एवं भोजन के व्यवहार से संबंधित है। वस्तुतः उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में इन्हें अधिक महत्व नहीं दिया, अपितु इनकी कुछ सीमा तक उपेक्षा की है। मनु की तरह ही शुक्र ने भी 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम की बात कही है, लेकिन वह क्षत्रियों तथा वैश्यों के लिए तो केवल 3 आश्रमों की ही बात करता है। वह इन वर्गों को संन्यास आश्रम के उपयुक्त नहीं समझता। वह केवल ब्राह्मणों के लिए ही ये चारों आश्रम बनाता है। शुक्र के स्त्रियों के बारे में भी अच्छे विचार नहीं हैं। वह कहता है कि उन्हें स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाए। उनका कार्यक्षेत्र केवल घर तक ही सीमित है। शुक्र का कहना है कि पति की आज्ञा के बिना स्त्री को देव पूजा का भी अधिकार नहीं है। इस तरह से शुक्र ने स्त्री की स्वतंत्रता का विरोध किया है। आधुनिक युग में शुक्र के स्त्री संबंधी विचारों को अमान्य समझा गया है। शुक्र ने शूद्रों को भी समानता के अधिकार से वंचित किया है। उनका प्रथम तथा एकमात्र कार्य अपने स्वामियों को प्रसन्न रखना या उनकी सेवा करना है। इसके अतिरिक्त वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। वर्तमान में इन विचारों को दलित विरोधी करार दिया गया है और व्यवहार रूप से इन विचारों को आधुनिक समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब बात आती है शुक्र नीति सार में राज्य। शुक्र के राज्य संबंधी विचारों को निम्नलिखित रूप से विश्लेषित किया जा सकता है। पहला है दैवीय उत्पत्ति। प्राचीन भारतीय परंपरा का अनुकरण करते हुए शुक्र ने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को मान्यता दी है। उसके अनुसार राजा ब्रह्मा द्वारा नियुक्त प्रजा सेवक है और वह इसी रूप में प्रजा से धन प्राप्त करता है। यहाँ राजा की दैवी नियुक्ति ही राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को बताती है। दूसरा है साप्तांग व सावयव धारणा। शुक्र ने राज्य की साप्तांग धारणा को स्वीकार किया है और उसे सावयव माना है। उसके अनुसार राज्य 7 अंगों से बना सावयवी है, जैसे स्वामी, अमात्य, हृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग तथा बल के संयोग से बना है। उन्होंने राज्य के अंगों की मानव शरीर के अंगों से तुलना करते हुए कहा है कि राज्य के इन 7 निर्माणक तत्वों में राजा सिर है, अमात्य नेत्र है, सूर्योदय कर्ण है, कोश मुंह है, बल मन है, दुर्ग भुजाएं हैं और राष्ट्र पैर है। राज्य के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में शुक्र ने विस्तृत कार्य बताए हैं। आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखना, बाह्य आक्रमण से रक्षा, यातायात के मार्गों का निर्माण, विधि एवं न्याय की व्यवस्था, अंतर्राज्य संबंधों का संचालन। शुक्र ने राज्य के ऐसे कार्य भी बताए हैं जिन्हें हम जनहित संवर्धक या लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी कह सकते हैं, जैसे चिकित्सा, धर्मशाला बनवाना, कृषि व व्यापार के विकास की योजनाओं को लागू करना, खानों व जंगलों का विकास व संरक्षण आदि। राजाओं का वर्गीकरण भी शुक्र नीति सार में किया गया है, जिसके अंतर्गत शुक्र ने राजाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है जो व्यवहार में राज्यों का ही वर्गीकरण है। उनके अनुसार 8 प्रकार के अग्रलिखित राज्य एवं शासकों के पद होते हैं: सामंत, मांडलिक, राजा, महाराजा, स्वराट, सम्राट, विराट एवं सार्वभौम। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्र नीति सार की जो व्यवस्थाएं हैं वह धीरे धीरे समय, परिस्थिति और काल के अनुसार भी निरूपित जान पड़ती हैं और इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के अनुसार राज्य व राजा की स्थितियों का विश्लेषण उत्तरोत्तर इसमें दिखाई देता है। धन्यवाद।